हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लिप में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कस किया था और यह समझाया था उस क्लिप में हमने कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों में से एक भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर आप ध्यान दें कि इस नॉन यूनिफॉर्म को आप केवल इस सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए गए नेमिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, जबकि इस सर्कुलर मोशन को कैटेगराइज किया जाए अगर मोशन के एस्पेक्ट में तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल माना जाएगा। यहां पर ध्यान दें कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों ही प्रकार के सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। कैसे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक बार आप समझें। यह बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के रूप में बनाई गई क्लिप्स में हमने आर्बिट्रेरीली एक पार्टिकल के मोशन पर डिस्कशन किया था और उस आउटकम को किसी भी मोशन के लिए एक सुपर केस के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन आज इस क्लिप में स्पेशली सर्कुलर मोशन के लिए उसके नॉन यूनिफॉर्म एस्पेक्ट को समझने के लिए हम ये डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और चूंकि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कस कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड कंडीशन को मैं पहले ही लिख दे रहा हूं। आप ध्यान से देखें, इस पूरी प्रोसेस के लिए ओमेगा वेक्टर एक वेरिएबल वेक्टर का रोल प्ले करेगा। हम जानते हैं कि ओमेगा के नेचर के बेस पे ही डिफाइन किया जाता है किसी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। पिछली क्लिप में हमने ओमेगा को एक कांस्टेंट वेक्टर के रूप में यूज करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन किया था और अब ओमेगा को एक वेरिएबल वेक्टर मान के हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन में ओमेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ओमेगा सिंबल से प्रेजेंट करेंगे और हम जानते हैं कि ओमेगा वेक्टर को डी थीटा वेक्टर अपॉन डी के रूप में डिफाइन किया जाता है। चूंकि इस पूरे डिस्कशन को हम कार्टेशियन प्लेन यानी आई वेक्टर और जे वेक्टर की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, इस डिस्कशन में ओमेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रूप में डी थीटा बाई डी टी को एक वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दें, मान लीजिए इस सर्किल का सेंटर पॉइंट O है और पार्टिकल इनिशियली A पॉइंट पर है जो कि T टाइम में ट्रेवल करता हुआ B पॉइंट तक पहुंचता है। B पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूं। T बराबर 0 पर पार्टिकल A पोजीशन में है, T इक्वल टू T पर ये B पोजीशन में है। अगर इस सर्किल के रेडियस को R कंसीडर कर लिया जाए तो A और B की पोजीशंस को रिस्पेक्टिवली R I कैप और R cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा जे कैप से प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले आई कैप और जे कैप एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ध्यान दें, ए और बी वेक्टर की पोजीशंस को डिफाइन करने के बाद ए और बी को ज्वाइन कराने वाली लाइन के रूप में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा जा सकता है इस पार्टिकल के लिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के प्रेजेंटेशन से मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। आप ध्यान दें, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी पोजीशन वेक्टर। कुछ इस तरह से बी पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि आर आई कैप है। यानी जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करेगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। आप ध्यान दें, इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के प्रेजेंटेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर तक पहुंचा जा सकता है।
अब अगर मैं इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो आउटकम मुझे मिलेगा एक बार ध्यान से देखें, वो आउटकम होगा डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और चूंकि डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो थीटा के डिफरेंशिएशन को डी थीटा बाई डी टी लिखा जा सकता है। यहां पर हमने डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल को यूज किया है। आप ध्यान से देखें, कॉस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसे डी बाई डी थीटा कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी में ब्रेक कर दिया है। कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन को माइनस साइन थीटा लिखा गया है और डी थीटा बाई डी टी को प्रेजेंट किया गया है एक सेकेंड टर्म के रूप में। ठीक इसी प्रकार साइन थीटा के डिफरेंशिएशन को कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी लिखा जा सकता है जे वेक्टर के साथ, और इस आउटर टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, आप ये समझ सकते हैं। इस पार्टिकल के लिए डी आर वेक्टर बाई डी टी को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। और अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा वी वेक्टर इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, जिसे हम ओमेगा से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कशन कर रहे थे तो उस केस में भी आने वाला आउटकम यही था जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आया है, लेकिन एक डिफरेंस इन दोनों आउटकम में है, वो ये कि ओमेगा एक कांस्टेंट वेक्टर का रोल प्ले कर रहा था उस डिस्कशन में, जबकि इस डिस्कशन में ओमेगा वेक्टर एक वेरिएबल वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। इस ओमेगा को अब आप एक वेरिएबल के रूप में समझेंगे, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसे कांस्टेंट की तरह यूज किया गया था। इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर को दिया जा सकता है। चूंकि इस वेलोसिटी वेक्टर में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर वही है जो सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म एस्पेक्ट में आया था, हम समझ सकते हैं कि अगर मैं ओबी वेक्टर को, जो कि कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है आर के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि पिछली क्लिप की तरह इस बार भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। ये ओरल कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को डॉट करने से एक टर्म माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, जबकि दूसरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनके डॉट प्रोडक्ट का 0 आना ये क्लियर करता है कि बी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ओबी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इससे ये पता चलता है, इससे ये मालूम चलता है कि सर्कुलर पाथ में चलने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर किसी भी पॉइंट पर, पाथ के किसी भी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसे आप रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, सेंटर से बाहर की ओर। रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करें, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, तो ये बनेगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू आर, जो कि एक कांस्टेंट है, और थोड़ा डिफरेंस अब यहां पर रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंपैरेटिवली, क्योंकि अब ओमेगा एक वेरिएबल है तो हमें इसे भी एक वेरिएबल टर्म के रूप में कंसीडर करना होगा। इन दोनों टर्म्स के बीच में अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करने पर हमें मिलेगा आर ओमेगा प्लेस करके, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो यह होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन हमें इस टर्म का मिलेगा। और अब अगर इस टर्म को प्लेस करके मैं ओमेगा का डिफरेंशिएशन करूं तो यह बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और इस टर्म को इस बार प्लेस करना होगा। जो फॉर्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है, जिसके अकॉर्डिंगली दो टर्म के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के लिए हम एक को प्लेस करके दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस एक बार दूसरे को प्लेस करके पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा इसे, तो ये बनेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा
और अगर एक टर्म डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के रूप में कॉमन ले लिया जाए तो ये फर्स्ट टर्म बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस भी दोनों के पास है तो मैं इसे भी कॉमन ले रहा हूं, और अब ब्रैकेट में मेरे पास होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहां पर आप ध्यान देते रहें, आर को भी आपने इन दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओमेगा को इस टर्म में और डी ओमेगा बाई डी टी को इस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसे ओपन किया जा रहा है, आप नजर रखें इस पे। सो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और सेकेंड टर्म होगा आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, जिसे मैं अल्फा से प्रेजेंट कर रहा हूं फर्दर डिस्कशन के लिए, और एक वेक्टर के रूप में हम देख पा रहे हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर को इस पार्टिकल के लिए। एक बार ध्यान से देख लें, एक्सेलरेशन वेक्टर का आउटकम आया है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। दो टर्म्स के समेशन के रूप में एक्सेलरेशन वेक्टर को हम देख पा रहे हैं, और आप समझें कि इसी तरह का एक्सप्रेशन तब आया था जब हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को एक जनरल मेथड से सॉल्व किया था। उस एक्सप्लेनेशन में हमने आई वेक्टर और जे वेक्टर को यूज किए बिना एक आर्बिट्रेरी वे में एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए आउटकम निकाला था। आप ध्यान दें कि वो आउटकम टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के रूप में डिफाइन किया गया था। सो उसी तरह का आउटकम हम आज एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए देख पा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन वेक्टर में आने वाला ये पहला टर्म जिस वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है वो माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है, और ये क्लियर है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन ओबी पोजीशन वेक्टर की लाइन में ही है लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। हम देख पा रहे हैं कि ओबी वेक्टर को कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप से प्रेजेंट किया गया है, जबकि इस एक्सेलरेशन वेक्टर के फर्स्ट टर्म को माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप से। सो ये कहा जा सकता है कि जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस केस में एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर के टुवर्ड्स परफॉर्म करता है। दूसरे टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आने वाला वेक्टर वही है जो वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज किया गया है। सो ये कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट जिसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा है वो वेलोसिटी के अलोंग परफॉर्म करता है। सो इस डिस्कशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसके एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को एक वेरिएबल वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में पार्टिकल के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंटर के अलोंग परफॉर्म करता है जिसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और दूसरा वेलोसिटी के अलोंग परफॉर्म करता है जिसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा से दिया जाता है। सो इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा के रूप में। अगर इन वेक्टर्स को रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाए तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे। आप ध्यान दें, ये बनेगा एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस के अलोंग बनाए गए यूनिट वेक्टर को मैं आर कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस आर अल्फा इंटू टेंजेंशियल वेक्टर को मैं टी कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर को दिया जा सकता है रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को यूज करके। तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल के एक्सेलरेशन वेक्टर का पिक्चर, उसकी वेलोसिटी वेक्टर का पिक्चर और उसके किसी भी पोजीशन पर पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दोनों प्रकार के सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों को केवल ओमेगा के नेचर के बेस पर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जहां एक और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा एक कांस्टेंट वेक्टर का रोल प्ले करता है, वहीं दूसरी ओर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा एक वेरिएबल वेक्टर के रूप में परफॉर्म करता है। सो कैलकुलस की हेल्प से डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे इन रिजल्ट्स को पता लगाया जाता है, आज हमने सर्कुलर मोशन के क्लिप में इसको स्पेशली डिस्कस किया।
इससे पहले अपनी क्लिप में आर्बिट्रेरी वे में एक आर्बिट्रेरी पाथ पर चलने वाले पार्टिकल के लिए हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्लेन किया था। आप उन क्लिप को उस मेथड के लिए एक बार देख सकते हैं और इस क्लिप में आप ये समझ सकते हैं कि कैलकुलस की हेल्प से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।